नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा फिर से आप लोगों के साथ आज पढ़ेंगे हम टेंसेस। और टेंसेस में जैसा कि लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो कर लिए हैं वर्ब एरर। जो हमारी पहली वीडियो है वो वर्ब एरर के ऊपर ही है। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपकी वर्ब कभी भी गलत नहीं होंगी। वर्ब की एरर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। वर्ब एरर से हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़े थे जिसको कहा वर्ब पैटर्न। इंग्लिश ग्रामर में उसको कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। उसी सीरीज में कंडीशनल सेंटेंसेस में हम आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस को मैं पढ़ाता हूं वर्ब पैटर्न के नाम से, कि हम वर्ब के पैटर्न स्टडी करते हैं कि किस प्रकार वर्ब का पैटर्न बनता है। दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो दो वर्ब किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ती हैं। देखिए दोस्तों, पहला पैटर्न हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के एक पार्ट में अगर प्रेजेंट है, और यह पार्ट था शर्त वाला जिसमें शर्त होती है, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस का अर्थ है प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर के लिए सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह था शर्त का रिजल्ट। अगर हम अपनी शर्त को वर्तमान में रखते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारा फ्यूचर में निकलता है। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, अगर शर्त पास्ट में है, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस में। और यहां पर प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं इस सेल विल का ही पास्ट शुड और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद तीसरा पैटर्न हमने पढ़ा था, अगर हमारी शर्त पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट का अर्थ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट आएगा पास्ट में। और इस पास्ट के लिए इसी शुड और वुड का पास्ट बनाया जाता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार बनते हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको रिवाइज करा दिया 2 मिनट में, लेकिन फिर भी आप उसको जरूर देखें। अब देखिए ध्यान से, ये 3 शर्त, 3 कंडीशन हम पढ़ चुके थे। अब हम इन्हीं में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेज लिखता हूं और उन सेंटेंसेज से हम कंडीशनल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू। और यह आज हमारा पहला रूल बनने वाला है। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो आपको दे देता। हिंदी से तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब हमें जाना है उसी वर्ब के पैटर्न के ऊपर। हम देखेंगे कि यहां पर सर हैड आया हुआ है और यहां पर सर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। और आपने हमें तीसरा पैटर्न कराया था जिसमें आपने लिखवाया था कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है अगर शर्त में, तो उसके रिजल्ट में हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल ठीक बात है, यह नियम भी ठीक है और यह सेंटेंस भी आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि यहां पर यह सेंटेंस गलत है। आप कहोगे सर कैसे? बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि नीचे मैंने रूल लिखा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है
तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और यहां पर हैड ही लिखा हुआ है और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई हुई है, और फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ये सेंटेंस गलत है। कारण बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपने अगर मेरी पिछली 2-4 बातें ध्यान से सुनी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहां पर हैड है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड में अंतर है। दोस्तों यही बात समझनी है कि अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है। और जो रूल नंबर 2 मैंने कराया था, जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको कराई थी कि सेंटेंस के अगर किसी पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर वो कंडीशन लगेगी, अगर इस हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, अगर यहां होता हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये सेंटेंस था ठीक, लेकिन अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये क्या है, केवल हैड, और हैड है तो ये क्या है, अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो हम यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर आएगा वुड गिव। तो यहीं से बनता है दोस्तों हमारा रूल नंबर 4। उसको एक बार लिख लेते हैं, रूल नंबर 4 को मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, नोट करेंगे। रूल नंबर 4 क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। रूल नंबर 4 कहता है अगर किसी सेंटेंस में हैड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। इसलिए इसके साथ वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ लगेगा वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म होता है, और अगर हैड सेकंड फॉर्म है तो फिर इसके साथ वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ऊपर वाले सेंटेंस को ही ठीक करके लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई वुड गिव इट टू यू, यह सेंटेंस बनना चाहिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो वो मैं आपको दे देता, वुड हैव गिवन नहीं वुड गिव, क्योंकि यहां पर हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना, इसी हैड से हम एक पॉइंट और बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब कई बार ये हैड जो है सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाता है। सेंटेंस के शुरू में लिखने का अर्थ कुछ इस प्रकार का भाव देता है, ये देखिए, हैड आई ए पेन, आई वुड गिव इट टू यू, ये एक सेंटेंस लिख दिया। देखिए एग्जाम्पल से हम जल्दी सीखेंगे, इसलिए हर एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखें, अपनी कॉपी में लिखें, नोट डाउन करें। देखिए अब ध्यान से, बार बार वीडियो को देखें। हैड आई ए पेन, आई वुड गिव इट टू यू। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, तो आप जाएंगे पैटर्न पे, और पैटर्न में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर हैड है सर, और हम समझ गए आपकी बात। अब पजल नहीं कर सकते आप, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इधर है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ ये है कि ये पैटर्न तो बिल्कुल ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो आपका सेंटेंस ठीक है, और ये सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है भी।
लेकिन अब कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे विद्यार्थी जो इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनके दिमाग में एकदम से सेंटेंस स्ट्राइक करेगा, एकदम से कहेगा कि सर हेड जो है आई से पहले लिखा हुआ है, और हेड तो आई से पहले आ गया, इसका मतलब इस सेंटेंस में तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, या तो इधर क्वेश्चन मार्क हो या फिर क्वेश्चन मार्क इधर हो, दोनों में से किसी न किसी एक जगह क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन मार्क तो नहीं आया हुआ। इसका अर्थ तो यह है कि सर ये सेंटेंस इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, आई हैड ए पेन, आई वुड गिव इट टू यू। बात जायज भी है। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है और फिर भी मैंने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा। अक्सर आपको बार बार यह पढ़ाया जाता है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखें, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो आप सेंटेंस में क्या लगाइए। लेकिन दोस्तों पैटर्न में ऐसा नहीं होता। अगर यहां पर हेड, मैं आगे वर्ब भी पढ़ाऊंगा आपको, अगर यहां पर हेड हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यह हेड इफ की सेंस देता है। यह हेड की तो सेंस देता ही है, इसमें इफ की भी सेंस निहित है। इसका अर्थ यह सेंटेंस गलत हुआ, यह सेंटेंस गलत है। देखिए दोस्तों अब ध्यान से, जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं आप उस बात पे ध्यान दीजिए। वट आई वॉन्ट टू टीच यू, दैट इज द मेन इश्यू, दैट इज द मेन पॉइंट। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट से पहले हेड लिखा हुआ है तो यह हेड इफ की सेंस देता है, और यहां पर यह वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला मैटर अलग है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार भी लिख दूं, हैड आई प्लेड क्रिकेट, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, तो यहां पर भी यह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां पर है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्या बन गया हमारा, ये एक पैटर्न बन गया, और पैटर्न बन गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल ठीक है। परंतु यहां भी वही बात है कि इस हेड के अंदर इफ का अर्थ निहित है, इस हेड के अंदर इफ की सेंस है, यहां पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस सेंटेंस में इफ लगा दूं, अगर मैं लिख दूं इफ हैड आई ए पेन आई वुड गिव इट टू यू। देखिए गहराइयां यही होती हैं टॉपिक की, टॉपिक की गहराइयां यह होती हैं कि अगर मैं इस हेड से पहले इफ लगा दूं, इफ हैड आई ए पेन आई वुड गिव इट टू यू, और आपसे पूछूं कि बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो देखिए दोस्तों यहां पर हेड सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस हेड में इफ का मीनिंग है, और मैंने इफ भी शुरू में लिख दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो यह इफ नहीं आएगा या फिर यह हेड जो है सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखा होना चाहिए। अब दोनों में से गलत क्या है, और अक्सर एसएससी हमें फंसा देती है ये करके, यहां लिख देगी ए पॉइंट, इसको बना देगी बी। अब बड़ी समस्या हुई, ए में एरर है या बी में एरर है। फिर उसी बात पे आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, और लेफ्ट टू राइट का मतलब यह है कि हमने पहले इफ लगा दिया। इफ लगा दिया तो इसका अर्थ एरर यहां हुई।
इसको इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि क्या लिखा जाना चाहिए इसकी जगह? इसकी जगह लिखा जाना चाहिए आई हैड, इफ आई हैड ए पेन, ये इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। चलो अब इस रूल को लिख लेते हैं एक बार, और रूल को लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अगर कोई भी सेंटेंस बिना क्वेश्चन मार्क के हेड के साथ पैटर्न बनाता है और हेड सब्जेक्ट से पहले लिखा है, सब्जेक्ट से पहले लिखा है, तो वह हेड, तो हेड वहां इफ की सेंस देता है। परंतु अगर सेंटेंस इफ से शुरू है तो हेड सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। नोट्स बनाते रहें साथ साथ। देखिए बड़े ध्यान से, मैं एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूं। इफ आई हैड मनी, ये सेंटेंस, और हैड आई मनी, ये सेंटेंस, दोनों का एक ही अर्थ है, बिल्कुल सेम अर्थ। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसी प्रकार वॉज वर्ब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। देखिए अब ध्यान से, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं वॉज वर्ब की। देखिए इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इफ, इफ का अर्थ होता है यदि। ऐसे ही शब्द होता है सपोज, सपोज का अर्थ है मानो। ऐसे ही एक मॉडल के साथ शब्द बनता है, शायद ये हर किसी को नहीं पता होगा, वुड दैट। वुड दैट का अर्थ होता है काश। कई बार लेट शब्द भी होता है, लेट भी कई बार मानो के लिए यूज होता है। मैथ्स में आप बार बार यूज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि मानो x जो है वो 4 है। ये शब्द कहीं लिखे हुए हैं, ये शब्द, और इन शब्दों से ऐसी कोई इच्छा जाहिर की गई है जो पास्ट में पूरी नहीं हुई, जो पास्ट में पूरी नहीं हुई। क्या अर्थ हुआ सर? देखिए, मैं अभी अगर आप लोगों के सामने कहूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, ये इच्छा मैंने पास्ट की जाहिर की है। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये एक अलग बात है। जब मैं ये कहता हूं कि काश मैं ये होता, काश मैं इस पद पर होता, काश मैं ये कर रहा होता, तो इसका मतलब हम पास्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। पास्ट को नहीं बदला जा सकता। ये वो इच्छाएं हैं जो असंभव हैं, क्योंकि पास्ट में जाहिर की गई इच्छा वर्तमान में नहीं बदल सकते हम। तो जब कोई ऐसी इच्छा जाहिर की जाती है जो इच्छा पास्ट में पूरी नहीं हुई, तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वहां पर आपको मिलेगा ये इफ, या इसकी जगह मैंने लिख दिया सपोज, या इसकी जगह मैंने लिख दिया वुड दैट। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर,
और वर के बाद ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है ये रूल, इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि शायद आप कहीं भी खड़े होकर ये कह सकते हो, मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जानता हूं जिसमें हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लगातार आप इस बात को सुनते आए हैं, लगातार आप इस बात को सोचते आए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन नहीं, आज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट आपका चाहे एक वचन है, मैं लिख रहा हूं यह बात, चाहे आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, एक वचन है, या आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, दोनों के साथ ही वर आएगा। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए, इफ आई वर अ किंग। आई में आप इतना चिंतित नहीं होंगे क्योंकि आई के साथ आप हैव पढ़ते हैं। इफ ही वर अ किंग, अब भी शायद किसी किसी को समझ आया होगा। अब देखिए, इफ राम वर अ किंग, काश राम राजा होता। यहां पर राम एक वचन है, यहां पर ही एक वचन है, यहां पर आई सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ किसका यूज होता है? वर का। और यहां दोस्तों पूछी भी हमेशा सिंगुलर ही लिख के जाता है, यहां प्लूरल लिख के नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा इफ यू वर, क्योंकि यू के साथ तो वर आता ही है। अब देखिए, ये वाज वर, पहली बात तो यही कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है। दूसरी बात, यहां पर जो ये वर है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये किस वर्ब की सेकंड फॉर्म है? बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोबारा से पहली वीडियो पे, जहां मैंने वर्ब एरर कराया और वर्ब एरर में ये बताया कि बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है। अगर यहां पर ये सेकंड फॉर्म है और मैं इसका पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या बनाऊंगा? इफ राम वर अ किंग, ही वुड स्पोर्ट मी, वह मुझे स्पोर्ट करता। यानी ये क्या हुई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हुआ? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैटर्न ठीक है सर, और पैटर्न ठीक है तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ठीक हुआ। यानी यहां पर दो बातें याद रखनी है, एक तो हर सब्जेक्ट के साथ वर, और दूसरा जब इस वर का पैटर्न बनेगा तो वो किसके साथ बनेगा? वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अधूरा कराना होता तो मैं ये कंडीशनल आपको अब तक कई बार करा चुका होता। अगर अधूरा कराना होता तो टेंसेज में मैं सीधा आपको ब्लैंक फिल करा रहा होता, लेकिन इंग्लिश में कहावत होती है, इंग्लिश में कहा जाता है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और बड़ी विडंबना है इस लैंग्वेज की। उसमें यह भी कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से कुछ सही, कुछ तो आप है ही, बट उसके बाद यह कहा जाता है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान हानिकारक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि वायर को कैसे काटते हैं, आपको नहीं पता कि वायर कैसे कहां पर जोड़ना है। हालांकि हरियाणा में पैदा होने वाला हर बच्चा इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि किसी भी वायर को कैसे काटते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी के आसपास भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप उसको बार बार उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, और कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो बार बार इसको छेड़िए, बार बार इसको यूज कीजिए, और जब आप इसको बार बार यूज करेंगे तो फिर इसकी गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए, पूरा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा अगला एक पॉइंट, अगर हेड की तरह ये वर्ब भी, मैंने सेंटेंस लिख दिया वर आई अ किंग। इस वर से
मैंने सेंटेंस को शुरू कर दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो यहां पर यह वर्ब भी इफ की सेंस देता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा है, पॉइंट बनाते हैं इसको, अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा है और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वर्ब इफ की सेंस देता है। अगर सेंटेंस में इफ लगाते हैं, इफ का अर्थ देखिए दोस्तों, सपोज वुड दैट, वो अपने आप समझ लेना है आप लोगों ने। अगर इफ लगाते हैं तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखा जा सकता। कुछ आपको बात समझ आई होगी। मैं एग्जांपल लिखता हूं तो और ज्यादा आपको बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने लिखा इफ वर आई अ किंग। यह सेंटेंस गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर इफ सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो फिर हम इस सब्जेक्ट से पहले वर नहीं लिखते। यह इस प्रकार लिखा जाएगा, इफ आई वर अ किंग। तो मेरे हिसाब से आज आपने हेड और वर दोनों को यूज करना सीख लिया। मिलते हैं दोस्तों इसी सीरीज में और आगे कंप्लीट करते हैं अगली वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस। धन्यवाद।